मेरे प्यारे दोस्त, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को अपना यूट्यूब चैनल अशोका इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। मैं अशोका सर आज आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स क्लास 10वीं का। तो क्लास 10वीं की इकोनॉमिक्स का जो हम लोग तीसरा लेसन पढ़ रहे हैं, कई चरणों में पढ़े, आज उसी का अगला क्रम है। अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में मुद्रा से संबंधित बातें देख रहे थे, कार्य, लाभ, उसका विकास। आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट में हम लोग बचत पढ़ेंगे, है, उसके बाद साख पढ़ेंगे, साख का आधार और साथ ही साथ साख पत्र। तो ये सब मुख्य बातें की विशेष रूप से चर्चा करेंगे, हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करेंगे, हैं। अगर नए स्टूडेंट के पास वीडियो जाते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो स्टार्ट करते हैं बचत। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बचत, जिसे इंग्लिश में हम लोग सेविंग कहते हैं, है ना। देखो मेरे भाई, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जब कार्य करता है और कार्य के बदले में उसे क्या प्राप्त होता है? आमदनी प्राप्त होता है ना, आय प्राप्त होती है ना। तो आय व्यक्ति किस पर खर्च करता है? अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए विभिन्न तरह के सेवाएं को खरीदता है, वस्तुओं को खरीदता है, और है ना। वस्तु अर्थात कहने का मतलब है कि कमाई गई धन, प्राप्त हुई आमदनी, आय को वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च किया जाता है ना। वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए वो आमदनी जो होती है उस पर खर्च करते हैं लोग। माने पैसा क्या जो कमाते हैं आप, वो जाने का दो स्रोत है, एक इधर की और एक उधर की ओर। इधर का मतलब एक वस्तु प्राप्त करने के लिए खरीदते हैं और दूसरे सेवा को प्राप्त करने के लिए खरीदते हैं। तो हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो हमें आमदनी प्राप्त होता है, वो आमदनी से हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए खर्च करते हैं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए खर्च करते हैं। तो वस्तुओं को देखा जाए तो इसे दो भागों में बांटा जाता है ना। वस्तु के कितने भागों में बांटा जाता है? दो भाग में। एक कहलाता है चालू वस्तुएं और दूसरा कहलाता है टिकाऊ वस्तुएं। चालू वस्तुएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं करेंट गुड्स, मतलब कि कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जिनका हम क्षणिक या तत्काल उपयोग करते हैं। अब आप बिस्कुट खरीदते हो तो उसका कितना क्षणिक भर ही उपयोग कर सकते हो। कपड़ा है, तो ऐसे जो वस्तुएं होती है जो क्षणिक कम समय के लिए हमें लाभ मिलता हो, कम समय के बाद उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती हो, तो वैसे वस्तु को कहा जाता है चालू वस्तुएं। ध्यान में रखिएगा इस चीज को, क्या कहा जाता है? चालू वस्तुओं। एक होता है टिकाऊ वस्तुएं। नाम से यह स्पष्ट पता चल जा रही है कि टिकाऊ वस्तुएं कौन होता है। तो टिकाऊ वस्तुएं वे होते हैं जिसे हम लंबे समय तक लाभ लेते रहे, समय के साथ जो है उसकी उपयोगिता बढ़ती चली जाए, वैल्यू बढ़ती चली जाए, तो ऐसे वस्तुओं को हम टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। मतलब कैसे? तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो उत्पादन में कार्य का प्रयोग की जाती है, उत्पादन में उसका उपयोग किया जाता है और समय के साथ उसका वैल्यू जो है बढ़ते जाता है। माने अधिक से अधिक समय तो जिससे हमें लाभ ले उसी वस्तु कहते हैं टिकाऊ वस्तु, है ना। तो इस तरह से समाज की कुल आय जो है इन्हीं दो वस्तुओं पर खर्च किया जाता है। चालू वस्तुएं जो भौतिक माने कम समय के लिए जिससे हमारी आवश्यकता का पूर्ति, और एक टिकाऊ वस्तु जो लंबे समय तक हमें आवश्यकताएं की पूर्ति होती रहे, है ना। और यही दो वस्तुओं पर हम लोग व्यय करते हैं, अपनी वस्तुओं
जो आमदनी प्राप्त होता है, इन्हें प्राप्त करने के लिए, वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, है ना। तो है ना, कुछ आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? उपभोग कहते हैं। तथा कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे बचत कहते हैं। ध्यान से सुने कि चालू वस्तुओं पर किए गए खर्च को उपभोग कहते हैं। जैसे क्षणिक भाग के लिए जिससे हमें आवश्यकता की पूर्ति हो, उस पर हम जब खर्च करते हैं अपने आमदनी का, तो इसे उपभोग कहा जाता है। और जब टिकाऊ वस्तुओं पर प्राप्त करने के लिए, टिकाऊ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए पैसा हम खर्च करते हैं, तो इसी को बचत कहते हैं, है ना। मतलब आपके पास पैसा, आप क्या किए? जमीन खरीद ली। तो वो जमीन आज खरीदे हो, मान लिया जाए कि 5 लाख रुपए में खरीदे हो, तो आने वाले समय में आपको 20 लाख रुपया भी मिल सकता है, वो बचत हो गई। अर्थात 100 बात की एक बात कि टिकाऊ वस्तुओं पर किए गए खर्च को ही बचत करते हैं। अतः स्पष्ट यह है कि आय तथा, ध्यान में रखिएगा, हमने यहाँ पर छोटा सा रूप में लिखा, आय तथा उपभोग को अंतर को ही क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर बचत दो तरह से आप बोल सकते हो कि मनुष्य जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो उसे आमदनी प्राप्त होता है, उस आमदनी को दो तरह की वस्तुओं को खरीदने के लिए किया जाता है ना। एक चालू वस्तु है, चालू वस्तुओं पर जो व्यय होती है उसे उपभोग कहते हैं। पर जब टिकाऊ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए व्यय किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं, है ना। अतः क्या बोलते हैं? आय तथा उपभोग के अंतर को भी बचत कहा जाता है। ये ध्यान में रखेंगे। सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस ये क्या बोलते हैं उसको, ये उपभोग, है ना। बचत बराबर क्या होता है? आय माइनस उपभोग। बात को समझ रहे हैं? अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहे, प्रश्न रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेरे दसवीं के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, तो बचत जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक कैश में बचत होता है और एक गुड्स में बचत होती है। मैंने नगद बचत और वस्तु संचय बचत। बचत कितने तरह के? दो तरह के, एक नगद बचत और दूसरा वस्तु संचय बचत, है ना। नगद जैसे कैश में बचत हो, खर्च में बचत हो, कैश में मतलब कुल आय का कुछ ऐसा भी अंश होता है मेरे प्यारे जो किसी भी प्रकार की वस्तुओं पर व्यय नहीं किया जाता है ना। और इसी संचय या नगद बचत के नाम से जानते हैं, मतलब कैश में ही बचत हो जाए मोटा मोटी है। जबकि वस्तु संचय का विनियोग कहा जाता है ना। और याद रखेंगे कि जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च जो किया जाता है उसको विनियोग कहते हैं। व्यय नहीं, मतलब क्या कहा जाता है? खर्च नहीं, मतलब विनियोग कहा जाता है। विनियोग का मतलब आज हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं उसमें, तो आने वाले समय में जो आज जितना इन्वेस्ट किए हैं उससे कई गुना जो है उसे हमें मतलब अधिक प्राप्त होता है। तो इसे हम विनियोग के नाम से जानते हैं। क्रॉथर ने कहे थे कि किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग जहां उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बचत का मतलब होता है कि टिकाऊ वस्तु पर किए गए खर्च को ही बचत कहते हैं। या दूसरे शब्दों में इस तरह से कहते हैं, बचत का मतलब है कि आय तथा उपभोग को अंतर को बचत कहा जाता है। बचत दो तरह से होता है, कैश में बचत होता है और एक वस्तु में बचत होता है। आपने जमीन खरीद लिया वो बचत है आपका, लेकिन आपने क्या किया? कपड़ा खरीदे वो बचत नहीं है, क्योंकि उस समय के साथ खत्म हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, उपभोग कहलाएगा। अब मुझे विश्वास है कि अच्छी लग रही होगी, देखोगे तब। अब हम लोग देखते हैं शाख। अगला टॉपिक क्या है? शाख। शाख का मतलब होता है बाबू विश्वास या भरोसा। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है कि शाख का अर्थ क्या होता है? विश्वास या भरोसा। मतलब कि जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास होती है ना, जितना अधिक क्या होती है? विश्वास होती है ना, उतना ही अधिक जो है उसका साख होता है मार्केट में, भरोसा, है ना, भरोसा किया जाता है। तो उसकी आय उतने ही अधिक होती है
आई कह रहे हैं साख उतना ही अधिक, मतलब जो व्यक्ति जितना अधिक भरोसा करने योग्य है समाज में, मार्केट में, उस व्यक्ति पर उतना ही उसका साख है। और साख अगर है मार्केट में तो उधार लेन देन जो होती है आराम से हो सकती है, आराम से हो सकती है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता से समझा जाता है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब क्या है कि ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता से का संबंध रखा जाता है साख का। क्या बोले हमने, फिर से रिपीट कर रहे हैं, साख का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना अधिक भरोसा है वह व्यक्ति का मार्केट में उतना ही अधिक साख है, और जितना अधिक साख रहेगा उतना ही अधिक उसे उधार लेन देन वो व्यक्ति मतलब आराम पूर्वक कर सकता है। अतः शास्त्र में साख का मतलब है ऋण मैंने समझो कर्जा, उधार चुकाने या भुगतान करने की क्षमता से समझा जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि जैसे मान लिया जाए कि कोई इंसान है, उसका नाम क्या है, गोपाल से है, तो गोपाल की साख बाजार में अधिक है मान लिया जाए, तो बाबू इसका मतलब है कि उसकी ऋण लौटाने की शक्ति में लोगों को अधिक क्या है, विश्वास है, बकाया राशि को लौटाने का क्षमता अधिक है ना। जैसे हम कहते हैं कि सीता को बहुत बड़ा साख है, इसका मतलब उसको भरोसा है ना। इस तरह से साख निष्कर्ष निकाले तो साख एक ऐसा विनिमय कार्य है, मतलब लेन देन, विनिमय मैंने लेन देन का कार्य है जो एक निश्चित समय के बाद भुगतान करने पर पूरा हो जाता है। क्या बोले कि क्रेडिट इज एन एक्सचेंज विच इज completed after the expiry of a certain period of time after payment is called credits, या you can say also goodwill. goodwill means भी साख होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में अकाउंट्स में साख का क्रेडिट कहा जाता है। अब मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, इसके दो पक्ष होते हैं। साख के कितने पक्ष, एक ऋणदाता और दूसरा होता है ऋणी। साख के कितने पक्ष, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साख के दो पक्ष, ऋणदाता और ऋणी। ऋणदाता क्रेडिटर, ऋणी डेबिटर। अब है ये ऋणदाता कौन होता है, तो जो व्यक्ति उधार देता है ना, वो व्यक्ति ऋणदाता कहलाता है। ऋणदाता माने ऋण दाता में ऐसे स्वामी होता है, कर्जा देने वाला स्वामी, मालिक। और ऋणी का मतलब कौन होता है, जो स्पष्ट है, जो उधार लेता है। जैसे मान लिया जाए कि आप जो है, आपके पास पैसा है, हमने आपसे पैसा मांगा, आपने मुझे दिया, तो आप क्या हुए, ऋणदाता हुए, और हम ग्रहण किए तो ऋणी हो गए। और यही दोनों के आधार पर साख बनता है। ऋणदाता कब देगा ऋणी को, जब उस पर विश्वास रहेगा, भरोसा रहेगा, और है ना। और कब ऐसा रहेगा, जब ऋणी विश्वास योग्य व्यक्ति रहेंगे कि नहीं, है ना, ऋणदाता कि वो लौटा देगा इतना समय में, तब है ना, ऐसा अगर विश्वास हो जाए तो आराम से उधार लेन देन किया जाता है मेरे प्यारे। और बाजार में जो उधार लेन देन होते हैं ना, वो इसी के आधार पर होता है, साख के आधार पर होता है। इसके आधार पर, साख के आधार पर उधार लेन देन होता है। तो कैसे साख क्या होता है, अब हम लोग कैसे लिखेंगे कॉपी में, तो कहेंगे कि साख का मतलब भरोसा या विश्वास होता है। जिस व्यक्ति का जितना अधिक साख हो उतना ही अधिक उसके मार्केट में भरोसा उस पर किया जा सकता है। या ऐसे कह सकते हो कि जिस पर जो व्यक्ति जितना भरोसा योग्य हो उतना ही उसका साख होता है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब है ऋण को लौटाना या भुगतान करने की क्षमता। अतः साख ऐसा विनिमय का कार्य करता है जो एक निश्चित समय के बाद भुगतान करने पर जो है पूरा हो जाता है। और साख के दो पक्ष होते हैं, ऋणदाता और ऋणी होते हैं। ऋणदाता माने कर्जा देने वाला और ऋणी माने कर्जा लेने वाला। क्लियर ना। आज मार्केट में आज जितने भी व्यवसाय है, चाहे छोटे पैमाने का व्यवसाय हो, बड़े पैमाने का व्यवसाय हो, है ना, उधार लेन देन होती है।
और उधार लेन देन जो होती है इसी के आधार पर होती है, जिसका नाम है साख। अब हम लोग आते हैं नीचे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, साख का आधार क्या होता है। कथी का आधार? साख का आधार क्या होता है। तो मेरे प्यारे, साख का निम्न आधार होते हैं। पहला है विश्वास, कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं बाबू। तो साख का मुख्य आधार विश्वास है। साख देने वाला या ऋणदाता जिसको बोलते हैं, उधार देने को तभी तैयार होता है कोई व्यक्ति को जब उस पर उसे विश्वास होता है कि इस निश्चित समय के बाद ये ऋणी क्या करेगा, लौटा देगा। तो ये विश्वास से साख बनता है। कथी से? कॉन्फिडेंस से साख बनता है, नहीं, कॉन्फिडेंस से साख बनता है। दूसरा है चरित्र। अब मतलब दूसरा है साख का आधार बनने का जो दूसरा तरीका है वो चरित्र, यानी कि मैं बता दूं कि ऋणी का चरित्र भी साख बनाने का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। यदि जो है ऋणी चरित्रवान और ईमानदार हो तो उसे ऋण मिलने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होती है। और जैसे इसका अपोजिट अगर रहे कि चरित्रहीन रहे, है ना, उस व्यक्ति की साख कम होती है, अतः उसे ऋण नहीं मिल सकता है, या ऋण मिलने में, उधार लेन देन करने में उसे कठिनाइयां होती है। तो साख बनने में व्यक्ति को, उधार लेन देन करने में व्यक्ति को क्या होना चाहिए? चरित्र अच्छी होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए, है ना। आगे है चुकाने की क्षमता, है ना। कैरेक्टर के बाद क्या है? कैपेसिटी टू रीपे, चुकाने की क्षमता। तो व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता या योग्यता भी उसकी साख को प्रभावित करता है मेरे प्यारे, है ना। ऋणदाता किसी व्यक्ति को उधार तब देता है, कब? तब देता है जब उसे उस व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता का पूरा विश्वास रहता है कि हम आज दे रहे हैं, वो अवश्य जो है से कथनानुसार क्या करेगा, समय के साथ लौटा देगा, चुका देगा। अगर ऐसा विश्वास हो तो ये उधार लेन देन होती है। तो ऋणदाता क्या करता है ना, कि जिसको उधार देता है पहले उसकी कैपेसिटी को जांच लेता है कि हम जिसको दे रहे हैं क्या वो समय के साथ लौटा देगा, भुगतान कर देगा कि नहीं कर देगा। तो ये अवश्य ऐसा विश्वास योग होता है जिससे साख का निर्माण होता है। आगे जो हम बता रहे हैं पूंजी एवं संपत्ति, साख को बनने में कैपिटल एंड वेल्थ का भी बहुत बड़ा महत्व होता है मेरे प्यारे। ये पूंजी एवं संपत्ति मतलब जिस ऋणी के पास जितना अधिक धन संपत्ति होगा, धन दौलत होंगे, तो उतना ही अधिक उसे मार्केट में क्या होता है कि उसे ऋण मिल जाता है, उधार लेन देन आसानी पूर्वक हो जाता है। मान लीजिए कि आपके पास 10 बीघा जमीन है, गाड़ी है और बहुत तरह की सुख सुविधाएं हैं, तो आपको मार्केट में चाहते हो कि उधार लेन देन कर ले तो आराम से आपको उधार लेन देन हो जाएगा, क्योंकि ऋणदाता को विश्वास है कि ये व्यक्ति के पास इतनी धन संपत्ति है, अगर न भी चुका पाएगा ना तो उसके धन संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे तो हो जाएगा। तो ये पूंजी संपत्ति जो है ये भी एक महत्व रखता है साख बनने में। अगला है ऋण की अवधि, ऋण की अवधि, है ना, पीरियड ऑफ लोन। देखिए मेरे भाई, ऋण जो है से अगर मार्केट में या कोई भी जगह पर बैंक में भी आसानी पूर्वक मिल जाता है जब ऋण की अवधि, चुकाने की जो अवधि होती है कम समय के लिए। अब देखिए, आप ही मांगे मुझसे, कहिए कि 200 रुपया दीजिए सर, 2 साल बाद चुकाएंगे, तो मैं नहीं दूंगा। लेकिन यही कहते हैं कि 2000 रुपया दीजिए सर, 2 दिन के अंदर जो है दे देंगे, तो हम दे देंगे। मतलब एक छोटे से ऋण चुकाने की जो छोटा अवधि हो अगर, तो आराम से ना उधार लेन देन हो जाती है। तो ऋण की अवधि का प्रभाव भी साख पर पड़ता है, साख पर पड़ता है। ऋणदाता दीर्घकालीन ऋण देने में थोड़ा सा झिझकते हैं, है ना, घबराते हैं, क्योंकि उसे संदेह होता है कि दीर्घकाल में ऋणी की क्षमता, चरित्र, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा तो हमारा पैसा डूब जाएगा। अतः ऋणदाता चाहता है कि हम अल्पकालीन ऋण दें। मान लीजिए कि आज जो ऋण ले रहा, आज उसकी स्थिति अच्छी है और लंबे समय के लिए मांग रहा, मान लीजिए कि 1 साल के लिए मांग रहा, अब 1 साल में उसका स्थिति खराब हो जाएगा, तब इसीलिए ऋणदाता सोचता है कि नहीं, हम अल्प समय के लिए ऋण दूं जिससे कि क्या
उस समय पर चुका दे। तो ये मुख जो है 5 आधार होते हैं। शाख का आधार, पहला विश्वास, दूसरा चरित्र, तीसरा चुकाने की क्षमता, चौथा पूंजी एवं संपत्ति और पंचमा ऋण की अवधि। तो इस तरह से मेरे प्यारे जो है क्या है कि जो है शाख का आधार होता है। तो क्या हम लोगों ने अभी देखा, अभी देखे बचत किस तरह से होते हैं, शाख का मतलब क्या होता है, शाख का आधार। अब हम लोग जो देखने का काम करेंगे, शाख पत्र देखने का काम करेंगे। क्या चीज देखने का काम करेंगे, शाख पत्र क्या होता है और शाख पत्र। तो प्यारे देखते हैं शाख पत्र। अभी हम लोगों ने शाख के बारे में देखा, तो शाख पत्र क्या होता है। तो शाख पत्र का मतलब उन साधनों से है जिसका उपयोग शाख मुद्रा के रूप में किया जाता है। मतलब वह पत्र जो मुद्रा रूपी कार्य करे, मुद्रा के जैसी कार्य करे, जिसके आधार पर वस्तु तथा सेवाओं का लेन देन हो, है ना। तो ऐसे पत्र को हम शाख पत्र के नाम से जानते हैं, जिसके आधार पर जो है से हम वस्तु तथा सेवाओं का क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। मतलब शाख पत्र वह पत्र है जो मुद्रा की तरह कार्य करता है। जैसे मुद्रा से भी लेन देन करते हैं ना, तो उसी आधार मतलब वैसा ही शाख पत्र से भी हम लेन देन कर सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण शाख पत्र है, चेक तो देखे ही होंगे। चेक सबसे अधिक प्रचलित शाख पत्र है ना। चेक एक प्रकार का लिखित आदेश होता है। कैसा आदेश, लिखित आदेश होता है ना। जो बैंक में रुपया जमा करने वाला अपने बैंक को देता है, उसमें लिखित रकम उसमें लिखित व्यक्ति को दे दी जाए, ऐसा आदेश देता है व्यक्ति है ना बैंक को। तो ये चेक होता है। फिर होता है विनिमय बिल, फिर होता है बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, यात्री चेक। एक कागज की तरह ये होती है जो बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। मुद्रा हालांकि सरकारी होता है, लेकिन बैंक सरकारी मान्यता, ये शाख पत्र जो होता है सरकारी मान्यता नहीं मिलता है इसका। तो चेक, विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, यात्री चेक, शाख प्रमाण पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, ये सब क्या है, ये सब शाख पत्र है, जिसके द्वारा मुद्रा की तरह ही वस्तु तथा सेवाओं का विनिमय कार्य होती है, लेन देन की कार्य होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगती हो है ना, तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। और मैं बता दूं, जो भी नए बच्चे के पास जाता है तो वो सब्सक्राइब अवश्य करें है। और मैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में अगला विषय लेकर आऊंगा। मेरा कोशिश है कि सभी विषय आप लोग को मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए मेरे प्यारे बहुत बहुत धन्यवाद। अशोका सर की तरफ से आप सभी बच्चों का आशीर्वाद।